मूवी की शुरुआत में हम कोलंबिया के अंदर मौजूद एक इंटरनेशनल कंपनी को देखते हैं जिसका नाम बेल्को इंडस्ट्रीज है। यूएसए की गवर्नमेंट के पास उसका पूरा कंट्रोल है। ये कंपनी शहर से थोड़ी दूर एक सुनसान इलाके में बनी हुई थी। आज जब सभी एम्प्लॉइज काम करने के लिए कंपनी पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट है और अंदर जाने से पहले सभी के आईडी कार्ड्स भी चेक किए जा रहे हैं, जबकि वो सभी इसी कंपनी में काम करते हैं। कोलंबिया के लोकल वर्कर्स को वापस घर भेज दिया जाता है। आज सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते हैं जो देश के अलग अलग कोने से इस कंपनी में काम करने के लिए आए हैं। अब ये सब देखकर कंपनी का सीनियर मैनेजर बैरी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। वो एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछता भी है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और पुराने सिक्योरिटी गार्ड्स कहां पर गए, लेकिन उसको कोई भी जवाब नहीं मिलता। फिर सभी लोग एक एक करके कंपनी में दाखिल होते हैं। वहां की फैसिलिटी देखकर हमें समझ में आता है कि बेल्को इंडस्ट्रीज अपने एम्प्लॉइज का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अगले सीन में हम डैनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो आज इस कंपनी में नई ज्वाइन हुई है। वहां का मैनेजर विंस उसको बताता है कि यहाँ पर काम करने वाले सभी लोगों को वो हर सुविधा दी जाती है जिससे उनकी लाइफ बेहतर बन जाए। और इतना कहने के बाद वो डैनी को अपने नए घर और कार की चाबी देता है। और इतना ही नहीं, उसे एक क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है जिसका सारा खर्चा कंपनी उठाएगी। फिर हमें उन दोनों की बातों से पता चलता है कि यहाँ पर ज्वाइनिंग लेने से पहले डैनी का एक मेडिकल चेकअप भी हुआ था जिसमें उसके सर के अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया है। ये चीज हर एक एम्प्लॉय के साथ की गई है ताकि कोलंबिया में आए दिन होने वाली किडनैपिंग से बेल्को कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को पूरी प्रोटेक्शन दी जा सके। अगले सीन में हम कंपनी की एक और एम्प्लॉय लिएंड्रा को देखते हैं। जब वो अपना काम कर रही थी तो वहां पर माइक नाम का एक लड़का आता है और हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लिएंड्रा से थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद माइक अपने ऑफिस में आ जाता है। उसको भी कंपनी का माहौल बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि आज कोई भी लोकल वर्कर ऑफिस में नहीं आया और इसी के साथ नए वाले सिक्योरिटी गार्ड्स कंपनी के पुराने वेयर हाउस की तरफ बार बार जा रहे थे। ये सब कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। फिर माइक जल्दी से अपने दोस्त इवान के पास कॉल करता है जो कि इसी कंपनी में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंदर काम करता था। माइक उससे पूछता है कि आज सभी लोकल वर्कर्स काम पर क्यों नहीं आए और सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को भी क्यों बदल दिया गया। फिर इवान जवाब देता है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिस समय ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे तभी अचानक से एक अनाउंसमेंट होती है और ऑफिस में लगे स्पीकर से एक अनजान आदमी की आवाज आती है। वो कहता है कि इस वक्त ऑफिस के अंदर टोटल 80 लोग हैं। तुम लोगों को एक टास्क दिया जाएगा, इसलिए सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आधे घंटे के अंदर तुम लोगों ने अपनी कंपनी के 2 एम्प्लॉइज को नहीं मारा तो तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग जिंदा रहना चाहते हैं तो मेरे दिए गए टास्क को पूरा करना होगा। और इतना कहने के बाद अनाउंसमेंट बंद हो जाती है। ये बात सुनकर कंपनी के काफी सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन कुछ का मानना था कि ये सिर्फ कंपनी का एक मजाक है क्योंकि वो लोग जरूर हमारा साइकोलॉजी टेस्ट ले रहे होंगे। वो देखना चाहते हैं कि हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। माइक कहता है कि भले ही ये मजाक हो लेकिन हमें जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग को खाली करना होगा। फिर जैसे ही वो सभी लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं, बिल्डिंग के सारे खिड़की दरवाजे एक एक करके मेटल से बनी शीट के जरिए ढक दिए जाते हैं और कुछ ही देर में पूरी बिल्डिंग चारों तरफ से सील हो जाती है। ये सब देखने के बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि जो भी टास्क उनको दिया गया है वो कोई मजाक नहीं है। अब कंपनी के सारे लैंडलाइन फोन ब्लॉक कर दिए जाते हैं और यहाँ तक कि किसी के पर्सनल फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे, यानी कि अब ये लोग हेल्प मांगने के लिए किसी को फोन भी नहीं कर सकते। तभी बाहर निकलने के लिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का इंचार्ज जिसका नाम बड था अपने साथी लूनी की हेल्प से इस मेटल शीट को पिघलाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो मेटल शीट पिघलना तो दूर गर्म तक भी नहीं होती। बड ने आज से पहले इस तरीके का मेटल कभी भी नहीं देखा था। तभी अगले सीन में हम बैरी को देखते हैं। वो सभी को कहता है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि जरूर ये कंपनी का कोई टेस्ट है, इसलिए हमें दिमाग से काम लेना होगा। मैं जल्दी से जल्दी इस चीज का पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये सब किसने किया। लेकिन माइक जवाब देता है कि मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। तुम जानते
हो सुबह से कुछ न कुछ अजीब हो रहा है और ऊपर से आज एक भी लोकल वर्कर नहीं आया और पुरानी सिक्योरिटी टीम को हटाकर नई सिक्योरिटी टीम भी लगा दी गई और मैंने उनको बार बार पुराने वेयर हाउस में जाते हुए भी देखा है। मुझे नहीं लगता कि हमारे साथ कोई नॉर्मल टेस्ट किया जा रहा है। अब इन दोनों के बीच इसी बात को लेकर थोड़ी बहस होने लगती है। दूसरी तरफ कुछ लोग बिल्डिंग की छत पर जाकर बाहर से हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्डिंग के गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उनको देख लेता है, लेकिन फिर भी वो कोई भी हरकत नहीं करता, मानो जैसे वो सब कुछ जानता हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी छत पर पहले से मौजूद मार्टी नाम का एक एम्प्लॉय डैनी से कहता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब इस कंपनी में हम लोगों को ज्वाइनिंग मिली थी तब हमसे एक नोटिस पर साइन करवाया गया था जिसमें लिखा था कि कंपनी हमारे साथ कोई भी टेस्ट कर सकती है। फिर डैनी जवाब देती है कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेस्ट पास करवाने के चक्कर में वो किसी की जान लेंगे। जब ये लोग आपस में बातें कर रहे थे तभी अचानक से वहां पर खड़ी एक लड़की के सिर में गोली आकर लगती है। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी तरफ ऑफिस के अंदर 3 और लोगों की मौत हो जाती है। दरअसल उस अनजान आदमी का दिया हुआ आधा घंटा खत्म हो गया था। अब टास्क के मुताबिक कंपनी के 2 लोगों को मारना था, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया, इसलिए उस आदमी ने 2 लोगों की बजाय 4 लोगों की जान ले ली। अब इस हादसे की वजह से सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी बैरी की नजर एक आदमी के सिर पर पड़ती है। वो देखता है कि उसकी मौत गोली लगने की वजह से नहीं, बल्कि उसके सिर में जो ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है उसके फटने की वजह से हुई है। फिर माइक बैरी को समझाता है कि कंपनी ने हमारे सिर में ट्रैकिंग डिवाइस की बजाय बॉम्ब प्लांट कर दिए हैं और इसका इस्तेमाल करके वो हमें कभी भी मार सकते हैं। मेरे हिसाब से जितने भी लोकल वर्कर्स को आज काम पर आने से रोका गया है उन सभी के सिर में बॉम्ब प्लांट नहीं किए गए थे, यानी कि उन सभी लोगों को ही शिकार बनाया गया है जो अलग अलग देशों से बेल्को इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए आए थे। फिर माइक जल्दी से बाथरूम में जाकर एक चाकू की हेल्प से अपने सिर के पीछे छोटा सा कट लगाता है ताकि वो उस डिवाइस को बाहर निकाल सके, लेकिन तभी अचानक से ऑफिस में उसी अनजान आदमी की आवाज आती है। वो माइक से कहता है कि अगर तुमने डिवाइस को बाहर निकालने की कोशिश की तो तुम्हें भी तुरंत मार दिया जाएगा। अब ये सब बातें सुनकर माइक उस डिवाइस को बाहर नहीं निकालता, क्योंकि उसको एक बात समझ में आ गई थी कि वो अनजान आदमी पल भर में किसी को भी मार सकता है और जिसके पास भी हमारे इस डिवाइस का ट्रिगर है उसके बटन दबाते ही सिर में लगा डिवाइस फट जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कंपनी का मैनेजर विंस बाथरूम की चेकिंग कर रहा था। तभी उसको 3 हिडन कैमरे मिलते हैं, यानी कि दोस्तों इस पूरी बिल्डिंग में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और वो अनजान आदमी इन सभी पर शुरू से ही नजर रखे हुए था। तभी हम बड और लूनी को देखते हैं जो कि कंपनी की बेसमेंट में जाकर वहां के मेन सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करने लगते हैं। तभी अचानक से वो अनजान आदमी फिर से अनाउंसमेंट करता है और कहता है कि अब कोई भी अपने सर के अंदर से डिवाइस को निकालने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही बिल्डिंग की जांच की जाएगी। अगर किसी ने भी ये रूल्स तोड़े तो इस बार उनको बिना वार्निंग के ही मार दिया जाएगा। अब तुम लोग अपना दूसरा टास्क ध्यान से सुनो। इस समय बिल्डिंग के अंदर पूरे 76 लोग हैं और अगले 2 घंटों में आप लोगों को 30 लोग मारने होंगे। मैं नहीं जानता कि ये काम तुम सब कैसे करोगे। अगर तुमने 30 लोगों को नहीं मारा तो 30 की बजाय 60 लोगों की जान जाएगी। अब ये बात सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग में छुपना शुरू कर देते हैं, वहीं कुछ लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी बैरी उनके पास आता है और उनको शांत रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम लूनी को देखते हैं, वो भी ये खबर सुनकर बुरी तरह से डर गया था। जब बड उसको शांत करने की कोशिश करता है तो वो घबराहट के कारण हाथ में लगे औजार से बड के सिर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब देखकर लूनी को भी बहुत ज्यादा अफसोस होता है, लेकिन तभी उसकी नजर डैनी पर पड़ती है जो कि अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट में छुपी हुई थी और उसने ये सब कुछ होते हुए देख लिया था। लूनी को लगता है कि शायद वो सभी को इस बारे में बता देगी, इसलिए वो उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागता है। फिर दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब डैनी खुद को छुड़ाने के लिए लूनी को दीवार की तरफ धक्का देती है तो लूनी की वहीं पर मौत हो जाती है, क्योंकि दीवार में लगी हुई लोहे की रोड उसकी गर्दन के आर पार हो जाती है। अगले सीन में हम फिर से बैरी को देखते हैं। इस समय वो माइक के साथ झगड़ रहा था। असल में उसका मानना है कि 30 लोगों को मारकर बाकी 30 की जान बचाना एक सही फैसला होगा, क्योंकि अगर उन्होंने ये टास्क पूरा नहीं किया तो बदले में 60 लोगों की जान जा सकती है। लेकिन माइक इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। वो कहता है कि हमें
जितना भी वक्त मिला है हमको उसमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए ताकि सभी लोगों की जान बचाई जा सके। तभी लिएंड्रा कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, हमें हेल्प मांगने के लिए बड़े बड़े बैनर्स बनाने चाहिए और फिर हम उन बैनर्स को बिल्डिंग के बाहर लटका देंगे, जिससे शायद कुछ लोगों की नजर हम पर पड़ जाए और हो सकता है कि वो लोग हमारे लिए हेल्प भेज दें। अब काफी लोगों को लिएंड्रा की बात सही लगती है, इसलिए वो लोग बैनर्स बनाने में जुट जाते हैं। लेकिन बैरी इस चीज के खिलाफ था क्योंकि उसको पूरा भरोसा है कि ऐसा करने से कोई भी फायदा नहीं होगा, उल्टा वो बस अपना वक्त बर्बाद करेंगे। अब बैरी अपने ऑफिस के दो एम्प्लॉयज टेरी और वेंडल को अपनी बातों में फंसाकर माइक के खिलाफ कर देता है और कहता है कि हम सब के परिवार हैं, हमें उनके पास जाना है, इसलिए हमको जल्दी से जल्दी टास्क खत्म करके खुद को बचाना चाहिए। ये बात सुनकर वो दोनों उसकी साइड हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं बैरी, वेंडल और टेरी ये तीनों एक साथ मिलकर वीपन वाले लॉकर को खोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से वहां पर माइक आ जाता है। वो बैरी को कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, लॉकर तोड़कर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। ये सब देखकर इवान को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकालकर बैरी के ऊपर तान देता है। अब माइक उसको कहता है कि हम सब एक साथ हैं, इसलिए हमें कोई भी गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। और इतना कहते हुए वो इवान के हाथ से गन ले लेता है और फिर वो उस मशीन को तोड़ देता है जिसके जरिए वो लोग लॉकर को खोलने की कोशिश कर रहे थे। बैरी अब कुछ भी कर नहीं सकता था क्योंकि उस लॉकर की चाबी सिर्फ इवान के पास है। अगले सीन में हम माइक और उसकी टीम को बिल्डिंग की छत पर देखते हैं। फिर वो जैसे ही बैनर्स लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी इसी दौरान एक अनाउंसमेंट भी होती है। वो अनजान आदमी कहता है कि तुम लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसी वक्त सभी को मार डालूंगा। माइक ये बात सुनकर बहुत घबरा जाता है और अपनी टीम को नीचे ले जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बैरी ने माइक के ऊपर हमला करके उसको बेहोश कर दिया था। फिर विंडल चाकू दिखाकर इवान को कहता है कि मुझे लॉकर की चाबी दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन इवान चाबी देने से मना कर देता है। फिर वेंडल सच में अपने चाकू को सीधा इवान के पेट में घुसा देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर बैरी चाबी लेकर सीधा लॉकर के पास पहुंचता है और उसमें से सारी गन निकालकर अपनी टीम के लोगों को बांट देता है। अगले सीन में हम देखते हैं बैरी ने सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया था। वो जानता है कि अब उसको सख्त कदम उठाने होंगे, यानी कि अब 30 लोगों की मौत होगी। बैरी को ये फैसला लेते वक्त काफी ज्यादा हिचकी आ रही थी, लेकिन उसको पता है कि अगर उसने टास्क पूरा नहीं किया तो उसकी खुद की जान भी चली जाएगी और फिर वो कभी भी अपने परिवार से नहीं मिल पाएगा। फिर बैरी उनमें से उन लोगों को अलग कर देता है जिनके बच्चों की उम्र 18 साल से कम है और उन लोगों को आगे बुलाता है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। उन सबको मिलाकर 30 लोग पूरे नहीं हो रहे थे, इसलिए बैरी किसी भी एम्प्लॉय को पकड़ने लगता है। इन लोगों में माइक भी शामिल था। फिर वो सभी लोगों को अपना मुंह दीवार की तरफ करने के लिए कहता है और एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। लेकिन माइक की किस्मत अच्छी थी क्योंकि जब वेंडल उसको मारने जा रहा था तो डैनी की नजर उस पर पड़ जाती है, जो कि इतनी देर से बेसमेंट में ही छुपी हुई थी। जब उसने देखा कि बैरी सबको मार रहा है तो वो फिर से बेसमेंट में जाती है और मेन स्विच ऑफ कर देती है, जिसके कारण पूरी बिल्डिंग की लाइट्स ऑफ हो जाती है। अब सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैरी और उसके साथियों ने अभी तक हार नहीं मानी थी क्योंकि 2 घंटे जल्दी ही खत्म होने वाले थे। अब वो किसी तरह लोगों को मारकर अपना टास्क पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब कुछ देर और ये मौत का खेल ऐसे ही चलता रहता है। इसी दौरान बैरी के ज्यादातर साथी दूसरे एम्प्लॉयज के हाथों अपनी जान गंवा देते हैं। अब उनमें से सिर्फ वेंडल और टेरी ही बचे थे। तभी जब 2 मिनट का वक्त रह जाता है तो फिर से उस अनजान आदमी की आवाज आती है और वो सभी को कहता है कि अब तक 29 लोग मारे गए हैं। टास्क पूरा करने के लिए 30 लोगों का मरना जरूरी है और अगर अगले 2 मिनटों में एक और आदमी की मौत नहीं हुई तो उसके बाद 31 लोग बेवजह मारे जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं टेरी लैंड्रा को ढूंढ लेता है, लेकिन उससे पहले कि वो उसको मार पाता, लैंड्रा बड़ी ही होशियारी से उसको चकमा देकर अपनी जान बचा लेती है। फिर जब वो टेरी को मारने के लिए जाती है तो टेरी की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वो उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है और ये देखकर लैंड्रा उसको मार नहीं पाती। अब ऐसे ही 2 मिनट पूरे हो जाते हैं और सभी को टास्क पूरा ना करने की सजा मिलती है, यानी कि अब 31 लोग अपनी जान गंवाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अनजान आदमी एक कमरे में बैठा हुआ है और उसके पास सभी
सभी एम्प्लॉइज के नाम भी हैं और उन सभी के नामों के आगे एक बटन लगा हुआ है। जैसे ही वो उन बटन्स को दबाता है 31 लोगों की मौत हो जाती है। अब पूरी बिल्डिंग के अंदर सिर्फ 16 लोग ही बचे हुए थे। तभी वो आदमी फिर से अनाउंसमेंट करता है कि अब आखिरी टास्क शुरू हो गया है, जिसमें जो इंसान सबसे ज्यादा लोगों को मारेगा वही आखिर में जिंदा रह पाएगा। अब सभी के पास खुद की जान बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था दूसरों को मारना। अब बैरी और वेंडल बिना रुके एक एक करके सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम डैनी को देखते हैं, जो कि रॉबर्ट नाम के एक एम्प्लॉय के साथ लिफ्ट के ऊपर वाले हिस्से पर जाकर छुप गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद बैरी उनको ढूंढ लेता है और लिफ्ट पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। डैनी तो किसी तरह से लिफ्ट की साइड वाली जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन रॉबर्ट ऐसा नहीं कर पाता और उसकी लिफ्ट में दबने के कारण मौत हो जाती है। अगले सीन में हम विंस को देखते हैं। वो भी अब दूसरों को मारने पर मजबूर हो गया था, इसलिए वो अपने पास रखी हुई गन से 2 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। तभी हम मार्टी को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के सर से बॉम्ब वाले डिवाइस को बाहर निकालकर इकट्ठा कर रहा था, ताकि उनसे वो एक बड़ा बॉम्ब बना सके। दरअसल वो इनके जरिए बिल्डिंग का मेन डोर तोड़ना चाहता था। जिस समय ये दोनों अपना काम कर रहे थे तो लैंड्रा भी वहां पर आ जाती है और मार्टी से पूछती है कि आखिर तुम ये सब कर क्या रहे हो। फिर मार्टी उसको अपना पूरा प्लान बताता है। अब लैंड्रा भी उसके साथ मिल जाती है, इसलिए वो तीनों ही माइक को ढूंढते हुए फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वेंडल पहले से ही वहां पर एक आदमी की लाश को ठिकाने लगा रहा था। फिर लैंड्रा बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर गोली चला देती है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। फिर ये तीनों ही एक टेबल के पीछे छुप जाते हैं और उसका सहारा लेते हुए वेंडल की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वेंडल भी शांत रहने वाला नहीं था, इसलिए वो अपनी गन निकालकर टेबल के ऊपर धुआंधार गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मार्टी और उसका दोस्त मारे जाते हैं। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी लैंड्रा हार नहीं मानती। वो टेबल को धक्का देते हुए वेंडल के ऊपर चढ़ जाती है और फिर अपने पास रखी कुल्हाड़ी से उसको तब तक मारती रहती है जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता। अगले सीन में हम माइक को देखते हैं, जो कि लैंड्रा के पास आ जाता है। इस समय उसके साथ एक बुजुर्ग औरत भी थी। फिर बातचीत के दौरान माइक की नजर उन बॉम्ब्स पर पड़ती है जो मार्टी ने इकट्ठे किए थे। फिर वो जल्दी से उनको अपने पास रख लेता है। फिर जैसे ही ये लोग वहां से निकलने के बारे में सोचते हैं, विंस उन पर एक मोली फेंक देता है, जिसकी वजह से उस बुजुर्ग औरत की मौत हो जाती है। ये सब देखकर माइक और लैंड्रा सीढ़ियों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन बैरी वहां पर पहले से ही मौजूद था। वो उन पर धुआंधार गोलियां चलाने लगता है, इसलिए ये दोनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर दूसरी जगह पर जाकर छुप जाते हैं। वहीं बैरी उन दोनों का पीछा करते हुए मेन एरिया तक पहुंच जाता है। वहां वो मौका मिलते ही विंस को शूट करके मार डालता है। तभी ठीक इसी वक्त डैनी भी लिफ्ट के जरिए वापस नीचे वाले फ्लोर पर आ जाती है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, बैरी उसको भी शूट करके मार डालता है। अगले सीन में हम माइक को देखते हैं। उसको पता लगता है कि गोलीबारी के दौरान एक गोली लैंड्रा के दिल पर भी जा लगी। अब वो धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। अब इससे पहले कि माइक उसको कुछ बोल पाता, वो वहीं पर मर जाती है। ये देखकर माइक जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। अब इस पूरी बिल्डिंग के अंदर सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, माइक और बैरी। कुछ देर बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले तो बैरी माइक को बहुत बुरे तरीके से पीटता है, लेकिन आखिर में माइक वहां पर रखे एक स्टील टैप होल्डर का इस्तेमाल करके बैरी के सिर पर जोरदार हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब आखिरी टास्क पूरा होने पर माइक को विजेता घोषित कर दिया जाता है। फिर एक एक करके बिल्डिंग के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स माइक को अपने साथ पुराने वेयर हाउस के अंदर ले जाते हैं, जहां जाकर पता चलता है कि अब तक उस बिल्डिंग के अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो सब इधर से ही कंट्रोल किया जा रहा था। फिर माइक वहां पर आकर उस अनजान आदमी से मिलता है, जो हर बार नए टास्क की अनाउंसमेंट कर रहा था। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और ये सब क्यों कर रहे हो। फिर वो अजनबी आदमी जवाब देता है कि मैं तुम्हें अपनी पहचान नहीं बता सकता, बस तुम ये समझ लो कि हम एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जो ह्यूमन बिहेवियर पर दिन रात रिसर्च करती है, ताकि इस दुनिया को बेहतर बनाया जा सके। अब इस बातचीत के दौरान माइक को वहां पर उन सभी एम्प्लॉइज के नाम लिखे दिखाई देते हैं
जिनकी बिल्डिंग के अंदर मौत हुई थी। अब उन सब के नाम के आगे बटन लगा हुआ देखकर माइक समझ जाता है कि जरूर इन्हीं बटन को दबाने से बॉम्ब एक्टिवेट होते होंगे। तभी माइक से कुछ सवाल किए जाते हैं, लेकिन वो उनका जवाब देने की बजाय उस आदमी को कहता है कि अगर तुम लोग हर एक इंसान पर पूरी तरह से नजर रखे हुए थे तो तुम्हें तो पता ही होगा कि मैंने वो बॉम्ब कहां पर छुपाए हैं जो मार्टी ने इकट्ठा किए थे। ये बात सुनकर वो आदमी चौंक जाता है और माइक से पूछता है कि इस वक्त वो कहां पर है। फिर माइक बताता है कि मैंने वो बॉम्ब तुम सब की जेब में डाल दिए हैं। अब कहानी थोड़ा पीछे जाती है और हमें दिखाया जाता है कि माइक ने सब लोगों को छूने के बहाने चुपचाप उनकी पॉकेट में बॉम्ब रख दिए थे। अब इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, माइक जल्दी से भागकर अपने वाले बटन को छोड़ के बाकी सभी बटन दबा देता है, जिसके कारण वहां मौजूद सभी लोग घायल हो जाते हैं। फिर वो एक गन उठाता है और बिना सोचे समझे उन सभी को मार डालता है। थोड़ी देर बाद जब माइक उस वेयर हाउस से बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें 40 और लोगों को दिखाया जाता है जो पहली स्टेज को खत्म कर चुके हैं और अब इनके साथ आगे भी एक्सपेरिमेंट होगा। तभी एक लड़की की आवाज आती है कि अब स्टेज 2 शुरू होने वाली है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।